हमारी आवाज हम लोग के बीच में शेयर हो रही थी। तो मैं चर्चा कर रहा था डॉक्टर साहब कि दांत और आंख का बड़ा महत्व है। अगर दांत खराब हो जाए तो निश्चित रूप से आंख भी खराब हो जाती है, पेट भी खराब हो जाता है। तो दांतों की विशेषज्ञों के साथ में आप बैठे हैं और हम बात करेंगे, जब पूरे हाइजीन की बात करते हैं, इस कोरोना काल में जब पूरे हाइजीनिक कंडीशन की हम बात कर रहे थे, तो वही मैं एक डाटा देख रहा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ओरल हाइजीन जो है सबसे इग्नोर्ड होता है, उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है ओरल हाइजीन को। तो लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग ओरल हाइजीन से ग्रसित भी रहते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा इस ओरल हाइजीन के ऊपर में। उसके पहले मैं चाहूंगा सर कि आप सीता मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक जो है थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें और आपकी पूरी टीम का परिचय आपके माध्यम से हो जाए। तो जी जी डॉक्टर साहब। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच बोलूंगा नरेंद्र जी को, शैलेश खंडेलवाल सर को, गंभीर सर को, जिन्होंने इस मंच पे हमारी मेरे को और मेरी टीम को यहाँ प्रस्तुत किया है। सीता मेमोरियल डेंटल क्लिनिक जो है सर, ये एक सिर्फ नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सीता मेमोरियल, ये इसका मेन उद्देश्य यही है। 2014 16 अक्टूबर को हमने इसको बनाया था, चालू किया था। तब से एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि जो पेशेंट हमारे क्लिनिक आया है तो वो पेशेंट बहुत अच्छे से ही उसका इलाज करें और उसको संतुष्ट करके इस क्लिनिक से बाहर भेजा जाए। इस क्लिनिक में सर मैं और मेरी वाइफ जो है डॉक्टर प्रिया सराफ, हमने इनिशिएट लिया, चालू किया, और उसके बाद फिर दिन प्रतिदिन और भी डॉक्टर्स इसमें ऐड होते गए। सबसे पहले इसमें डॉक्टर लक्ष्मी पिंजानी मैडम हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हुई 2015 में, और वो आज तक एसोसिएटेड है। इसके बाद हमारे साथ एसोसिएट हुए डॉक्टर अंकित जेठानी जो टेढ़े मेढ़े दांत के विशेषज्ञ हैं। इसमें एसोसिएटेड हुए डॉक्टर प्रभजोत, डॉक्टर शालू शर्मा। ऐसे करके सर हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स और भी मेंबर्स हुए थे एसोसिएटेड, जो शादी होके फिर वो दूसरे शहर चले गए। तो हमारा मेन उद्देश्य है सर, हमारा एक टैग लाइन है हमारे, ये मैंने मेरी माता के नाम से चालू किया था, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हम जितना अच्छा सेवा भाव से काम कर सकें उतना हमें करना है। और इसका मैंने टैग लाइन दिया हुआ है, कंप्लीट डेंटल केयर अंडर वन रूफ। ये इंडिकेट करता है कि एक ही छत पे हम सारा दांत से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है मरीज का हम ठीक कर सके। इसमें हमने इसीलिए एडवांसमेंट जितना हम ला सकते थे हमारी फील्ड में, हमने सारा एडवांसमेंट लेके आया। एक छोटा एक्सरे लेना है तो हमारे पास आरबीजी सिस्टम है, बड़ा एक्सरे लेना है तो हमारे पास ओपीजी, डेंटल ओपीजी भी हमारे क्लिनिक के अंदर में ही है। इसके बाद अभी रिसेंटली फरवरी में ही हमने छत्तीसगढ़ की पहली इंट्रा ओरल स्कैनर मशीन लॉन्च की है सर, जो हमने इनकॉर्पोरेट किया हमारे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, जिसके माध्यम से हम पेशेंट को सारा एजुकेट कर सकते हैं। उसको स्माइल डिजाइनिंग करना है तो उसके पहले उसकी स्माइल कैसे दिखेगी वो बता सकते हैं, और जो दांत है वो बेस्ट क्वालिटी का हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने एडवांसमेंट किया है सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात हुई। और सबसे खास चीज मुस्कुराते हैं, मुझे बचपन का एक टीवी में विज्ञापन आता था लाल दत्त मंजन का, के कहते थे डॉक्टर साहब मास्टर जी की आपके दांत कितने अच्छे हैं। तो सच बात है। और किसी का कवि ने भी कहा था कि हंसाया तुम्हें तो चमक के दांत दिखे तुम्हारे, जैसे एक आसमां में 32 सितारे। तो सुन, दांत अगर है तो मुस्कुराहट अच्छी लगती है, और दांत नहीं है तो मुस्कुराहट भी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और भी है, कभी कभी किसी ने मजाक में 2 लाइनें भी कह दी कि तुम दूर सही मजबूर सही पर याद तुम्हारी आती है, तुम सांस कहीं भी लेते हो बदबू यहाँ तक आ जाती है। तो डॉक्टर साहब ये एक बड़ी गंभीर समस्या है जब ओरल हाइजीन की बात करें। तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि ये जब बदबू का निराकरण के बारे में थोड़ा सा कुछ दे दो भैया, कि अब बदबू भी आ रही है तो उसको दूर कैसे करें। युवाओं के साथ बड़ी समस्या है जी। सर अगर आपको याद होगा कि ओरल हाइजीन पे अपन बात कर रहे हैं, तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जैसे हमारे जो दादाजी हैं, फादर लोग हैं, उनके दांत 70 साल 80 साल तक बहुत अच्छे से रहते थे। बट आज के दिन अगर आप देखेंगे डॉक्टर सराफ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ जी। मैं परिचय करा दूं, हमारे बीच में आज पहली बार सूरजपुर लखनपुर जिला सरगुजा से
जी छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान से भी लोग जुड़े हुए हैं। पहली बार हमें यहाँ पे आए, उनका नमस्कार अभिनंदन हम स्वीकार करते हैं और हम इस मंच की तरफ से उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। सुरेंद्र साहू जी है, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ सबरी सेवा संस्थान लखनपुर, जिला सरगुजा से। तो बहुत बहुत अभिनंदन है साहू जी आपका। हमारी तरफ से भी नमस्कार सर। जी आप सबके लिए चलते हैं जी। मैं आपको वही बता रहा था सर कि हमारे पूर्वज जो हमारे बाबा हैं, हमारे फादर हैं, उनका अगर हम देखेंगे तो आज 70-80 साल में भी उनके दांत बहुत अच्छे रहते थे। बट आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें दांतों की समस्या बहुत बढ़ते जा रही है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनी लाइफ को बहुत सोफिस्टिकेटेड बनाते जा रहे हैं। हमें जो दिन में ब्रश करना चाहिए 2 बार, हमारे पास समय की इतनी कमी हो रही है, हम ब्रश भी ढंग से नहीं कर पा रहे। हमें हर बार खाना खाने के बाद थोड़ा कुल्ला करना चाहिए, हमारे पास समय नहीं कि हम कुल्ला कर सके खाना खाने के बाद। हमारे जो दादा परदादाओं थे उनका सिर्फ एक ही काम था, वो जब भी कुछ खाते थे बहुत अच्छे से मुंह की सफाई करते थे। एक बढ़िया लोटा लेते थे, पानी भर के उससे कुल्ला करते थे। जब जब वो ब्रश करते थे उसके बाद पूरे मसूड़ों की गम्स की वो मसाज करते थे उंगली डाल डाल के। तो वो सारी चीज कॉन्सेप्ट आज भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो दांतों की प्रॉब्लम जो समस्या बढ़ रही है, जो ओरल हाइजीन नहीं किया जा रहा है और वो युवाओं में ही सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम ब्रश जो है वो सही स्टाइल में और सही समय तक नहीं कर रहे हैं। हम खाना खाने के बाद जो हमें कुल्ला करना चाहिए हम वो कुल्ला फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें जीभ को थोड़ा थोड़ा क्लीन करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। रात के सोने से पहले स्पेशली हमें वहां ब्रशिंग प्लस एक कुनकुना पानी लेके मुंह में थोड़ा सा उसमें नमक डाल के मुंह का गरारा करना चाहिए। वो सारी चीज हम फॉलो नहीं कर रहे। और इसी के कारण क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे दांत में एक परत जमा होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाक। एकदम मुलायम सी परत होती है। अगर हम ब्रश उससे बहुत अच्छे से करें ना तो वहीं पर वो गंदगी सारी साफ हो जाएगी। बट अगर हम उस समय ढंग से साफ नहीं किए तो वो धीरे धीरे जम जम के वो कड़क पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कैल्कुलस या फिर टाटर बोलते हैं। और इस समय फिर हमें डेंटिस्ट को अप्रोच करके हमें दांतों की सफाई की जरूरत पड़ती है। अभी कई भ्रांतियां चल रही है पूरे युवाओं में, या कोई 40-50 एज वाले पीपल भी आते हैं कि सर इस दांतों की सफाई करेंगे तो सर हमारे दांत हिलने लग जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दांतों की सफाई से हमारे दांत बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। जो गंदगी इतने दिनों से हमारे दांतों में जमा है, सिर्फ उन गंदगी को ही दांतों की सफाई के माध्यम से साफ किया जाता है। हमारे दांत को, हमारी मसूड़ों को, हमारी हड्डियों को, किसी भी चीज को कोई इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो सारे बहुत अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। और अगर हमारा दांत हिल रहा है तो वो कई कंडीशंस में वो खुद ही फिक्स हो भी जाता है, क्योंकि उनके अटैचमेंट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। और इस मंच को करा दूं, सक्षम एक समाज सेवी संस्था है संघ की, उसकी पूरी टीम आज यहाँ पे जुड़ी है। आज संघ प्रांत सचिव बिलासपुर से भी जुड़े हुए हैं। हम के सारे संयोजक आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में डेंटिस्ट की सारी विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद है, दंत रोग चिकित्सक सभी मौजूद है। तो उनसे हमारी चर्चा चल रही है। निदेशक डॉक्टर सराफ जी, सीता मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक रायपुर के। डॉक्टर सराफ, एक बात और, दांत में हम केवल दांत का समझते थे और अभी आपने एक बात कर दिया लगभग मसूड़े में गम की ओर चले गए। तो सर ये दांत का रोग और मसूड़ा दोनों में अलग अलग विशेषज्ञता भी आज की तरफ आ गई है, इसका क्या है? मसूड़ा अलग बीमारी और दांतों की बीमारी अलग हो गई है। एक्चुअली जो डेंटल है वो 9 विभागों में बांटा गया है। उसमें से 2 विभाग जिसकी आपने बात किया, एक है दांत से रिलेटेड, एक है हमारे गम्स और मसूड़ों से रिलेटेड। तो जो दांत है उससे रिलेटेड जो होते हैं उनको एंडोडोंटिस बोला जाता है। मतलब दांत में सड़न होना, उस सड़न को कब हमें फिलिंग करना है, कब हमें उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचाना है, तो वो एक विभाग हो गया, वो एंडोडोंटिस हो गया। मैं एक चीज का विशेषज्ञ हूँ, मैं हूँ मसूड़ों का विशेषज्ञ। मसूड़ा जो होता है वो पायरिया से रिलेटेड है। पायरिया क्या है कि अगर इनिशियल स्टेज में जो हमारे प्लाक जो जमा हुआ है, अगर हम ब्रशिंग अच्छे से किए तो वो प्लाक उसी से ही रिमूव हो जाता है। अगर हम ब्रशिंग अच्छे से नहीं किए तो वो टाटर का रूप लेता है और धीरे धीरे प्लाक को ही नीचे सीक आउट करता है। गम्स और दांत के बीच में जो गैप होता है उसके माध्यम से वो अंदर जाता है और हमारी हड्डियों को गलाता है। आज दांत किसमें टिका है, वो है हमारी हड्डी। ऊपर मसूड़ा जो है डेट इज
जस्ट एक पॉलिथीन की तरह होता है गम्स। तो वो धीरे की धीरे अंदर सीप आउट होगा, हमारे गम्स को हिलाएगा, हमारे हड्डियों को गलाएगा और हमारा दांत ऐसे हिलने लगेगा और एक समय आएगा कि वो दांत झड़ जाएगा। तो बेसिकली ये एक पायरिया जो है ये रिलेटेड है, पेरियोडोंटिस के रिलेटेड काम है और इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि स्केलिंग कराना है समय पे। स्केलिंग नहीं हो पाया तो हमें फ्लैप सर्जरी के माध्यम से भी हम उसको बचा सकते हैं। सर आपने दो चीजें दी, एक आर्थोडेंटी है उसका क्या करना होगा? जी, ऑर्थोडोंटिस्ट जो है उसके लिए हमारे पास डॉक्टर अंकित जेठानी हैं और वो टेढ़े मेढ़े दांत के ही हमारे टीम में एक मेंबर हैं जो इस चीज पे डील करते हैं। तो मैं डॉक्टर अंकित जेठानी को बोलूंगा कि आगे का विवरण वो आपको इससे प्रस्तुत करें। डॉक्टर अंकित जी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पे। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी और मार्गदर्शक डॉक्टर गंभीर सिंह की तरफ से डॉक्टर जेठानी जी का स्वागत करता हूं और जानना चाहूंगा कि दांतों की सुंदरता की बात हो रही, ठीक है, एक बात तो जरूर है कि करीब दूरी जो बढ़ती है, करीब आने की वजह जो रुक जाती है, उसको तो डॉक्टर साहब ने बड़ी बात बता दिया कि ओरल हाइजीन की बात थी। गम अगर प्लांक नहीं जमा होगा और हम अपने दांतों की सफाई बढ़िया करते हैं, मसूड़ों की सफाई बढ़िया करते हैं तो पायरिया जैसे रोग से बच सकते हैं। लेकिन टेढ़े मेढ़े दांत भी एक बड़ी परेशानी का सबब बनता है। सबसे पहली चीज तो चेहरे का शायद शेप भी बिगड़ जाता है अगर दांत टेढ़े मेढ़े रह जाए तो। दूसरी चीज शायद ये भी होती है, अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो ब्रशिंग करने में भी तकलीफ होती है। तो चलिए हम आप अंकित जी आपसे इस बारे में समझना चाहेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांत को सुंदर और सीधा कैसे बनाया जा सकता है। जेठानी जी है? अगर किसी के इस मंच में किसी से के पास में प्रश्न है तो कृपया आप प्रश्न लेते जाइए, हम आपके प्रश्न का स्वागत कर देंगे। हेलो, हाँ नरेंद्र जी। अरे नमस्कार जावेद जी, हम बोले। नमस्कार। ये जैसे मेरा दांत एक दांत नहीं है, ये शुरू से छोटा वाला बीच में दांत रहता है, वो स्पेस कम होने की वजह से दांत नहीं निकला, तो उसकी वजह से ना अब दांत हल्का सा ना जैसे टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस है, ये बीच में खालीपन है, तो उसकी वजह से ना इधर के जो दांत हैं वो थोड़ा सा ना इधर की तरफ जैसे अंदर हो रहे हैं। बिल्कुल, शायद अंकित जी आ नहीं। डॉक्टर सराफ जी आपने प्रश्न सुना क्या? जावेद जी ने एक प्रश्न किया है। माइक म्यूट में है सर। सर आपका जो कारण है ना, आपने बताया कि मेरा एक दांत नहीं है और अगल बगल वाले जो दांत है वो वहां पर कॉन्स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, आपका यही कहना है ना सर? जी, इसकी वजह से ना दांत टेढ़े हो गए तो कभी कभी दर्द करते हैं। जी, तो इसका मेन कारण है सर कि अगर, इसीलिए हर डेंटिस्ट एक ही चीज बोलता है, अगर आपके बीच के कोई दांत मिसिंग हो रहे हैं तो आप उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको आप नया वहां लगवा लीजिए। लगवाने की बहुत सारी पद्धति होती है, या तो निकालने लगाने वाला या फिक्स वाला, एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको ठीक लगे आप वैसा भाई एक दांत वहां पर लगा लीजिए, ताकि बाकी दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो आपका इम्बैलेंस नहीं हो। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी पद्धति है जो लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से अंकित जी को जुड़ने में समय लग रहा है। अगर कोई और भी इसमें है? जी सर, अंकित जुड़ चुका है सर। जी सर, डॉक्टर अंकित जी। जी सर। टेढ़े मेढ़े दांत है, सुंदरता में कमी ला देते हैं। अब मैं उसको सुंदर बनाने के लिए मैं डॉक्टर अंकित जी आपसे ही कुछ समझना चाहूंगा। देखिए सर, पहले तो ऐसा है कि एक ऐसा विभाग है जिसकी जानकारी आजकल सभी को है। जी, आवाज बहुत गूंज रही है। हेलो, अंकित जी का माइक बंद है मेरे ख्याल से। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ अंकित जी, अभी देखिए ऐसा है ना सर कि ये ऐसा ब्रांच है जिसकी जानकारी आजकल सभी को है। आप सभी जानते हैं कि डेंटल ब्रेसेस क्यों होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इसका पीछे कारण क्या रहता है, आजकल सभी जानते हैं बात। ये एक ऐसा विभाग है जिसमें हमें दांत को सीधा करना है, दांत को लेवल में लेके आना है, दांत के बीच में अगर गैप है उसको फिल करना है,
किसी के दांत बाहर हैं उसको अंदर करना है, तो इसका ये विभाग इसके अंदर आता है ना। पहले हम ये समझते हैं कि जो दांत आगे पीछे रहते हैं उसके पीछे कारण क्या रहता है, दांत आगे पीछे क्यों होते हैं, या फिर दांत के बीच में गैप क्यों आते हैं। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि जैसे हमारे जो दांत हैं वो हमारे जबड़ों में एकोमोडेट होते हैं। अगर सपोज जबड़े का साइज बड़ा है और दांत का साइज छोटा है तो जाहिर सी बात है कि इन दांतों के बीच में गैप रहेगा। अगर जबड़े का साइज छोटा है लेकिन दांत का साइज बड़ा है तो लेकिन फिर भी दांत नीचे आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो है दांत आगे पीछे हो जाते हैं। समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज एक रूम है, उस रूम में 10 लोग लाइन से खड़े हैं। ये हमारा जबड़ा जो है ये रूम है, उसमें 10 दांत जैसे लाइन से खड़े हैं। रूम के साइज को अगर छोटा कर दिया जाए और उस जगह में 10 लोग खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 10 लोग प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे और वो आगे पीछे खड़े रहना पड़ेगा। बस वही चीज हमारे मुंह के साथ भी होती है। सिमिलरली अगर उस रूम के साइज को बड़ा कर दिया जाए और उस रूम में 10 लोग खड़े हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में गैप, उन लोग आराम से खड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दांत के बीच में गैप आ जाता है। अब दांत जो आगे पीछे रहते हैं, उन दांत आगे पीछे रहने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे कि पहली समस्या होती है कि प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हो पाती। जैसे कि सर ने बताया, प्रॉपरली क्लीनिंग जब नहीं हो पाएगी, मसूड़ों में सूजन आएगी, मसूड़ों से खून आएगा, मुंह से बदबू आएगी, एक ये प्रॉब्लम है। अब हम ये बात करते हैं कि सपोज अगर किसी पेशेंट का दांत आगे पीछे है तो आगे पीछे रहने की वजह से ये तो डेंटल की प्रॉब्लम्स हो गई कि मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से खून आना। सिस्टमिक प्रॉब्लम्स भी कुछ होती हैं जो कि डेंटल से हट के रहती हैं। जैसे कि सपोज अगर दांत आगे पीछे हो तो प्रॉपरली मरीज जो है चबा नहीं पाता है खाना। जब प्रॉपरली चबा नहीं पाएगा खाना तो वो जब अच्छे से चबा नहीं पाएगा खाना तो वो अनडाइजेस्टेड फूड पेट में जाएगा जो कि अंदर जाके फूड पॉइजनिंग क्रिएट करेगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण, जैसे कि अगर अच्छे से चबा नहीं पाएगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे जॉ मसल्स हैं उन्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा, दर्द होगा। तो इसलिए आगे पीछे टेढ़े मेढ़े दांत हो गए या गैप हो गया, ये मतलब मेजर प्रॉब्लम है। इसे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि थोड़े बहुत भी अगर दांत आगे पीछे हो तो पेरेंट्स इतने ज्यादा कंसर्न हो चुके हैं अपने बच्चों के लिए कि मतलब करवाना है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल कंसर्न है पेशेंट्स अपने बच्चों के लिए। तो यूजुअली आप देखेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट रहता है 13 साल से स्टार्ट करके 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक अपन ये ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद भी अगर हमें करना है तो अपन जो भी अपने जो स्टेटस है, बोन स्टेटस है, दांत का स्टेटस है, उसको देख के अपन ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यस सर। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। टेढ़े मेढ़े एक चीज बता दीजिए, एक धारणा रहती है कि अगर दांतों को हम वो वायरिंग की कल्चर है, अगर इस समय हम दांत में वो वायरिंग करवाते हैं तो कहते हैं दांत हिलने लगते हैं और आगे चल करके दांत जल्दी टूट जाए। ये केवल अफवाह में है या कुछ सच्चाइयां इसके पीछे रहती है, या सबको अगर ऐसी कुछ चीज तो क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एज में ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर सपोज हम ट्रीटमेंट 35 इयर्स के बाद करते हैं, सपोज कोई पेशेंट है जो 35 साल का है, उसका अगर हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो चांसेस रहते हैं, ये वाले पेशेंट्स क्या रहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए। पेशेंट नहीं समझते हैं बातें वाली कि हमें हमारी एज बढ़ गई है या ऐसा है, वो चाहते हैं कि ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर सपोज 35 इयर्स प्लस में अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं, अगर ऐसे कुछ प्रेशर्स लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि हल्का फुल्का मोबिलिटी, दांत में हिलनापन आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें टोटली अवॉइड करना है ऐसे पेशेंट्स। जो पेशेंट्स 30 प्लस चले जाते हैं उनका प्रॉपर एक एक्सरे होना चाहिए। जैसे कि सर ने बताया, एक ओपीजी मशीन होती है, पूरे दांत जबड़े का एक्सरे लेती है, वो एक्सरे लेना है। उस एक्सरे में हमें प्रॉपरली गाइडेंस मिलता है कि हड्डी कैसी है, दांत का स्टेटस क्या है। अगर सब चीज एकदम परफेक्ट है तो हम 100% ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज नहीं है तो बकायदा पेशेंट को बताया जाता है कि आपके कंडीशन में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। आप फिर भी अगर बोलेंगे करने के लिए तो हो सकता है साल भर 1.5 साल के बाद जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो तो थोड़ा बहुत हिलनापन दांत में आ जाए। ये रहता है। बाकी इसलिए इसकी जो प्रॉपर एज है वो 13 से स्टार्ट करके 25 ईयर्स तक ही की जाती है, ताकि इस एज में जो हेल्थ स्टेटस रहता है, बोन स्टेटस रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है। उसमें हम अच्छे से फोर्स लगा सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं। डॉक्टर शैलेश सर,
आप हाँ नरेंद्र बोलो। इसके बाद सर के पास में बहुत और टीम है, हम उनकी विशेषज्ञता की ओर भी चलेंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपका भी हो, कुछ प्रश्न आपकी तरफ से भी आए। नहीं बहुत अच्छा है, आज बड़ी टीम है। डॉक्टर संदीप सराफ जी बहुत फेमस चिकित्सक हैं दांतों के, बहुत सेवाभावी हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इनकी एम्बुलेंस भी चलती है, अभी बताया नहीं इन्होंने, निःशुल्क सेवा देते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे डॉक्टर साहब, पर 2-3 चीजें मैं पूछ लेता हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपने सुना होगा बहुत साल पहले जब हम लोग बच्चे रहा करते थे तो दांतों में ऐसा रहता था कि जैसे स्कूल चौक में भी डॉक्टर साहब रहते थे कि दांत की कोई बीमारी तो उखाड़ देना, उससे अच्छा वो माना जाता था कि भाई जो है उसे निकाल के फेंक दिया जाए। फिर विज्ञान की प्रगति हुई, आप लोग आए, आप लोग बचाने की कोशिश करते हैं नए नए उसके तरीके से जी। तो इसमें आज भी लोगों में गांव में है कि भैया जो खराब हो गया उसको निकाल के फेंक दो, कहाँ झंझट ही लगाओ आप, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के रेट में बहुत सारा डिफरेंस है। मैं अभी इंदौर शहर में बैठा हूँ, वहां पे किसी से पूछा, बोले इंदौर नहीं, मैंने उज्जैन में रूट कैनाल कराया, वो 3,000 में कर देता है, इंदौर में 10-12 हजार देता है। मैं बोला भाई रायपुर में चल वहां पूछ लूंगा, बोले वहाँ 4-5 हजार में हो जाएगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा, कोरोना के समय चूंकि आपका मुंह से काम था और कोरोना भी मुंह से फैल रहा था, तो बाकी डॉक्टर तो मेरे को लगता है बढ़िया, उनका बहुत प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। दांत के चिकित्सक कोरोना काल में दुखी रहे क्या सर? सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अरे जी मेरे को थोड़े टेढ़े मेढ़े सवालों के लिए बैठा के रखते हैं, अन्यथा ना ले। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपने कुछ क्वेश्चंस कहा। सबसे पहला सर, जो वेरिएशंस आते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, सर वो ना मटेरियल से रिलेटेड भी रहता है। मटेरियल से रिलेटेड का जो वेरिएशंस है वो, और जो डॉक्टर है उसके मतलब उसका कैलिबर पे भी डिपेंड करता है। जो बिगनर्स डॉक्टर्स होते हैं, जो एकदम न्यूली फ्रेश आउट पास आउट डॉक्टर्स होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं होता, उनके पास लगता है ओपीडी भी उतनी नहीं आएगी, तो वो एकदम मतलब बोलना चाहिए कि जितना वो पॉजिटिव उसमें लगता है वो उसी में ही करने की कोशिश करते हैं कि यार एक बार पेशेंट बन जाए बस, तो वो 2,000-2,500 में भी कर लेते हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है, वो सोचते हैं कुछ तो पैसे थोड़े बच भी जाएं, तो वो 3,000 3,500 में भी चार्ज करते हैं। और कुछ जो होते हैं सर वो 5,000 7,000, जैसे आपने कहा 10,000, और मेट्रोज में सच में ये 10,000 12,000 15,000, क्योंकि हमारे पास दिल्ली, मुंबई, इंदौर, आपका बैंगलोर, पुणे, वहां से पेशेंट्स आते हैं सर ट्रीटमेंट कराने, तो और फॉरेन के भी पेशेंट्स आते हैं। तो उनका ये कहना है कि सर हमारी सारी फ्लाइट का खर्चा भी निकल गया, हम अपने पेरेंट्स से मिल भी लिए और हम यहाँ से इलाज करा के चले भी गए, वो सारा काम एक साथ हो जाता है उनका। नहीं संदीप सर, आप थोड़ा रोक भी रहा हूँ सर जी, आप इतने अच्छे और टॉप, आप अच्छे चिकित्सक और टॉप मोस्ट चिकित्सक हैं, पर आपका खर्चा आज भी कम है, ये कैसे संभव कर पा रहे हैं आपकी टीम? सर हमारा एक ही उद्देश्य है, बहुत ज्यादा कमाना नहीं है, हमें एक मिनिमल कॉस्ट पे जो एक पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सके। हमारे पास अच्छे से अच्छे क्लाइंट भी आते हैं और निम्न क्लाइंट्स भी आते हैं। उसका रीजन एक ही है सर कि हमको बहुत ज्यादा इनकम नहीं चाहिए, हमको कम खाना है, कम कमाना है, लेकिन इज्जत ज्यादा कमाना है, बस एक ही उद्देश्य। नहीं, आपके माता पिता के संस्कार बोल रहे हैं साहब, ये बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। दूसरा क्वेश्चन कोरोना बता जी सर। कोविड का सर बेसिकली ये है कि कोविड में सारे डेंटिस्ट अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किए हैं सर, कोई भी दुखी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को बाकी जो कोविड हॉस्पिटल्स है उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट हम घर बैठे जितने मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से ट्रीट कर सकते थे, वी हैव ट्राइड अ लॉट। हमारे एसोसिएशन में भी इसकी बात होती है और सब जन अपने अपने लेवल पे काफी अच्छा काम किए हैं सर। जी, आप जैसा चिकित्सक सोच वाला यही कर सकता है। नरेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इनका सीता मेमोरियल डेंटिस्ट को जो बहुत बड़ा ये है संगठन है, इनके रेट आज भी आरसीटी के बहुत ही कम है। कई पेशेंट्स बताते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही कम, एक लो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के भी लोग यहाँ तक चले जाते हैं बिना डरे कि ऐसा ना कि 10, 50, 15 हजार का फटका लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताना भी चाहूंगा क्योंकि कई पेशेंट्स आके बताते हैं और वर्षों में से मैं इनको देख रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शैलेश भैया ने आरसीटी और कोरोना की बात कर ली, तो मैं भी 2 प्रश्न उसी से लगे हुए पूछ लूंगा। सर 1996-97 के आसपास मैंने पहली बार आरसीटी सुना था, रूट कैनाल का ट्रीटमेंट होता है करके।
सर उस समय लगभग 3 सीटिंग होती थी, जहां तक मुझे थोड़ा सा याद है। क्या अभी भी वही सीटिंग है, 3 सीटिंग जाना पड़ता है कि अब कुछ कम हो गया है कि बार में RCT हो सकती है? सर ये नंबर ऑफ सिटिंग जो है सर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, वो डिपेंड करता है केस टू केस। कई बार पेशेंट आया जो इनिशियल स्टेज की केरीज लेके आया, तो वैसे पेशेंट्स पे हम उसको सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बट कई बार पेशेंट क्या होता है, घर में दवाई खा के चेक किया यार उसी से दर्द बच जाए और मेरे को डॉक्टर के पास विजिट नहीं करना पड़े, तो उस केस में वो नीचे जाके मवाद बनना शुरू हो जाता है। तो वैसे केसेस में हमको 2 से 3 सिटिंग या 4 सिटिंग भी करना पड़ता है सर। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमारा कोई घाव है हाथ पांव में और वो बहुत पुराना घाव है, तो उसमें हमें डेली मलहम पट्टी करना पड़ता है, डेली हमें मलहम पट्टी चेंज करना पड़ता है। सेम वे हमारे डेंटल में भी एक प्रोसेस होता है, वो डेंटल ड्रेसिंग्स बोला जाता है। तो अगर मवाद बहुत गहरा है, बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमें डेली उसकी ड्रेसिंग्स चेंज करनी पड़ती है और 4 to 5 सिटिंग्स तक भी करना पड़ता है। और केस टू केस हम उसको सिंगल टू 4 to 5 सिटिंग्स तक कर सकते हैं। जी, अब कोरोना से संबंधित एक प्रश्न कर लेता हूँ। मास्क की अनिवार्यता हो गई है, पहले केवल डॉक्टर मास्क लगाते थे, अब पूरी पब्लिक को मास्क लगाना पड़ रहा है। जी सर। वैसे भी मुंह उतना साफ नहीं करते थे सर, उतना मुंह पहले भी साफ नहीं होता, तब तो मास्क लग गया है। तो क्या मास्क से ओरल हाइजीन में कोई फर्क पड़ने वाला है? सर आदमी के मास्क मुंह में लगा है सर, मुंह के अंदर नहीं लगा है। तो आदमी खाएगा तो वैसे ही, सफाई भी उसको वैसे ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर वो मेंटेन नहीं करेगा तो बट ऑब्वियस है उसका ओरल हाइजीन इफेक्ट होगा ही होगा। कोविड काल में देखा प्रश्न मेरा सा कुछ ऐसा है जिसको हम मजे में लिया कि लंबे समय तक उसने मास्क को लगा के रखा हुआ है, अब वो बाहर घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी वजह से लगातार जो नाक की से जो हवा बाहर, जो इनहेलेशन हो रहा है हमारा, वो अंदर ले रहा है, फिर उसको इनहेल कर रहा है। तो इसकी वजह से, जैसे आप बोलते हैं कि दिन में 2 बार उसे साफ करना है, जी, इसकी वजह से भी कुछ ओरल हाइजीन, क्योंकि उमस भरा वातावरण एक मास्क के अंदर में तैयार हो जाता है। अभी डबल लेयर मास्क लगा रहे हैं उन लोग। जी, ऐसे कंडीशन में कुछ विशेष प्रिकॉशन अपने को ओरल हाइजीन की ओर करना चाहिए? मेरा प्रश्न ऐसा है सर। ओरल हाइजीन मास्क से रिलेटेड तो कहीं भी नहीं है, नहीं रिलेटेड ओरल हाइजीन में कोई इफेक्ट नहीं है। हमें बस वही एक प्रिकॉशन है जो शुरू से अभी तक मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, और बाकी सब जो अभी हमारे साथ मीटिंग में है, कि आप एक गार्ड बांध लीजिए कि मेरे को दिन में 3, जब मैं कुछ खाऊंगा उसके बाद मेरे को वॉश बेसिन में जाना है और मेरे को कुल्ला करना है। रात के सोना है तो 1 गिलास गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, वो होममेड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, हमें कोई माउथ वॉश यूज करने की जरूरत नहीं। हम घर में ही वो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बना के मुंह का गार्गल करके हम उसको स्पिट करना है। ब्रश नहीं कर पाए इतना कर लेंगे तो भी काफी है। और सुबेरे उठ के हमें ब्रश और अपने टंग क्लीनर से टंग को क्लीन करना है। बस अगर कोई इतना फॉलो कर रहा है, अलोंग विद ब्रशिंग के बाद क्या होता है सर, यूजुअली हम अपने झाग जो होता है उसको स्पिट कर देते हैं। उसको स्पिट नहीं करें, उसको मुंह में रखे रहें और हल्के हल्के हाथों से हमारे गम्स की मसाज करें। गम्स की मसाज करने से वहां का ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे बोन में और हमारे गम्स में गया है वो बढ़ेगा, उसमें फ्रेश ब्लड जाएगा और हमारे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बस इतना अगर फॉलो कोई करता है तो मेरे हिसाब से डेंटल के पेशेंट्स काफी कम हो जाएंगे। बस इसके अलावा डॉक्टर साहब, हमारे जो पूर्वज थे जी, कोई भी लकड़ी के दातुन तोड़ लेते, चाहे वो बबूल हो या नीम हो या शीशम को भी यूज करते थे, जो मिलता था उनको जंगल। जी 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 जी। और उनके दांत काफी मजबूत थे, अखरोट भी तोड़ लेते थे। जी जी। अब तो कच्चा बादाम खाना भी मुश्किल हो जाता है लड़कों को जी। ब्रश करने लगे। तो इसमें बेसिक अंतर कहाँ पे आ गया है? सब बेसिक अंतर है हमारा, जो हम फ्रोजन फूड्स और जो हमारा खान पान है वो बहुत वेरिएशन हो गया है सर। पहले हम जैसे मेरे फादर आज भी मेरे को बोलते हैं यार मैं 100 डंग बैठक मारता था और 1 कटोरी मलाई भर के खाता था, और आज अगर कोई हमको खिला दे तो हम खा नहीं सकते, हम पचा ही नहीं पाएंगे उसको, हजम ही नहीं होता है। तो बेसिक है हमारा खान पीन सर। खान पीन इतना ज्यादा हमारा रफ हो गया है कि हम ढंग से न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं खा रहे हैं। न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे तो हमारे दांतों की मजबूती कहाँ से आएगी? मेन वहीं पर है। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने 2 विधा आपकी बात कर रही है। एक तो आपका
पेरियोडोंटिस की बात कर ली और हमने साथ ही साथ में आर्थोडोंटिस की भी बात कर ली।